So, very good morning students. Today is 27/4/2020 and we will describe about the wear plates, manufacturing requirements, manufacturing ranges of the gear pump. So, these three topics will be covered in my class, and we will already giving some classes in Zoom also on this topic. So now here it is given a diagram of gear pump, right? हम लोग इतना दिन तक देख रहे थे, कुछ हम लोग इस तरीके से ड्राइंग कर रहे थे, ऐसे करके ड्राइंग कर रहे थे, और इधर में भी ऐसे करके ड्राइंग कर रहे थे। इस तरीके से मेरा गियर था, दोनों गियर, और यहाँ पे मेरा इस तरीके से बना हुआ था, ये मेरा डिलीवरी लाइन था, यहाँ पे मेरा सक्शन लाइन था। हम बस वही चीज को राइट एंगल में मूव कर दिए और यहाँ पे मेरा ये सक्शन पाइप कर दिए है, यहाँ पे मेरा ये सक्शन बनाया हूँ, और यहाँ पे ये वाला लाइन मेरा है डिलीवरी, ये वाला लाइन मेरा है डिलीवरी। ओके, तो वही चीज को मैं बस राइट एंगल में थोड़ा सा मूव किया हूँ और उसको मैं इस तरीके से बनाया हूँ। अब हम लोग का जो मेन कॉन्सेप्ट है, व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द वेयर प्लेट। Before starting the wear plate, I have to give some instruction. What is the working principle in this drawing? Okay. Now, according to the diagram, this one is my suction line. This one is my delivery line. Okay. This one are my two gears. One gear is driver. Second gear is driving. Right? Driver and driving gear के opposite में देखोगे, ये वाला gear का opposite में यहाँ पे एक plate लगाया हुआ है और यहाँ पे एक प्लेट लगाया हुआ है, यहाँ पे एक प्लेट लगाया हुआ है, यहाँ पे एक प्लेट लगाया हुआ है। These plates are called wear plate, which is or chambers diagonally opposite. Means यहाँ पे डायग्राम में बोला जा रहा है 5, 4, 9, 10, ये जो नंबरिंग सिस्टम यहाँ पे बनाया गया है, ये नंबरिंग सिस्टम is called wear plate or chambers. Wear plate related to the chambers. Wear plate related to chambers. Okay. Next, 1 and 2 is delivery line, delivery channel. 1, 2 is delivery channel. 7 and 8 is suction channel. 7 and 8 is suction channel. Okay. 5, 4, 9, 10 हो गया है, 7, 8 हो गया है, 1, 2 हो गया है, delivery channel, suction channel. 3 and 4. 3 is driving gear. 4 is driver gear. 4 is driver गियर। तो ये है मेरा गियर पंप का एक क्रॉस सेक्शन, जहां पे हम लोग पॉइंट वाइज इसको बनाया है। तो हम लोग को अगर गियर पंप के बारे में कुछ भी लिखने के लिए, कुछ भी इलैबोरेट करने के लिए, डिस्क्रिप्शन करने के लिए बोलता है, तो मैं पिछला क्लास में भी मेरा 2 डायग्राम था, उसका पिछला क्लास में भी मेरा 2 डायग्राम था, और यहाँ पे मेरा एक डायग्राम है। तो ये पांचों डायग्राम में सबसे बेस्ट डायग्राम है ये फॉर अंडरस्टैंडिंग द गियर पंप। तो इसको हम लोग यूज कर सकते हैं, या तो उससे भी बेहतर है जब हम लोग पंपिंग एक्शन के लिए जो मैं डायग्राम दिखाया था मेरा प्रीवियस क्लास में, वो वाला डायग्राम को अगर हम लोग ऑब्जर्व करेंगे, जो मैं ऑलरेडी अपने नोट्स में भी दिया हूँ, उसको अगर हम लोग ड्राइंग करके अगर हम लोग गियर पंप को इलैबोरेट करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, तो वो भी हम लोगों के लिए फायदा रहेगा, हम लोग को समझाने में या समझने में सुविधा होगा। ठीक है, अब मैं आता हूँ वेयर प्लेट का कंसेप्ट में। Wear plates are placed at the end of the pump gears between the gears and the cover plate. Wear plate कहाँ पे पोजीशन होता है, मैं देखो कैरेक्टरिस्टिक्स लिख रहा हूँ। Wear plate का पोजीशन कहाँ पे रहता है? Wear plate का पोजीशन रहता है कवर प्लेट और गियर के बीचों बीच रहेगा। So what is the position of the wear plate? Between cover plate, between cover plate and gears, between cover plate and gears. So where is the cover plate? देखो 5, 4, 9, 10 में लिखा हुआ है wear plate related to the chamber. ये जो मेरा wear plate है 5, 4, 9, 10, ये जो मेरा गियर के रेस्पेक्ट में
जो मेरा वेयर प्लेट है, ये वेयर प्लेट का बाहर वाला जो पोर्शन है, बाहर वाला जो लाइनिंग है, इसके साथ हम लोग का कवर प्लेट अटैच हुआ रहता है। कवर प्लेट मतलब जो चेंबर है, वो चेंबर को हम लोग को किसी चीज जैसे सिलेंडर को हम लोग ब्लॉक करते हैं ताकि सिलेंडर से कोई कुछ भी फ्लूइड या ऑयल लीकेज ना हो जाए। वैसे ही गियर पंप का जो चेंबर है, ये गियर पंप का चेंबर को हम लोग एक कवर प्लेट से ब्लॉक करते हैं। देखो ये मैं डॉटेड लाइन से दिखा रहा हूँ, जो डॉटेड लाइन मेरा कवर प्लेट का आउटर सेक्शन के साथ मैच कर रहा है, जो डॉटेड लाइन मेरा कवर प्लेट का आउटर सेक्शन से मैच कर रहा है। तो ये जो मेरा है, ये मेरा है कवर प्लेट, और ये कवर प्लेट और बीच में मेरा है ये वेयर प्लेट। 5 4 9 10 आर द वेयर प्लेट। दी कवर वेयर प्लेट का पोजीशन कहां होगा? कवर प्लेट एंड गियर प्लेट के बीच में ये वेयर प्लेट रहेगा। नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस वेयर प्लेट? फंक्शन ऑफ द वेयर प्लेट इज टू प्रोवाइड contact surface of superior bearing quality, इसका मतलब क्या है कि what is the function? This is my characteristics where it placed, this is my characteristics, this is my function. फंक्शन क्या है कि इसका मेन फंक्शन है कि ये कॉन्टैक्ट सरफेस सुपीरियर बियरिंग क्वालिटी का जैसा कॉन्टैक्ट सरफेस ये प्रोवाइड करता है। इसका मतलब क्या है कि जब गियर घूमता है तब चेंबर के साथ कोई फ्रिक्शन ना जनरेट हो, वो फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए जैसे हम लोग शाफ्ट और गियर यूज करते हैं। मान लो ये मेरा शाफ्ट है और शाफ्ट के यहाँ पे मैं गियर को लगा दिया हूँ या कपलिंग को लगा दिया हूँ, ये मेरा नंबर 1 शाफ्ट है, ये मेरा नंबर 2 शाफ्ट है। तो शाफ्ट 1 एंड शाफ्ट 2 कपल के द्वारा अटैच्ड है। तो शाफ्ट 1 अगर ड्राइवर शाफ्ट है और शाफ्ट 2 अगर ड्राइविंग शाफ्ट है, तो शाफ्ट 1 घूमेगा तो शाफ्ट 2 घूमेगा। और किसके वजह से घूमेगा? क्योंकि यहाँ पे अटैच्ड हुआ है गियर या कपलिंग के थ्रू से। तो ये जो कपलिंग और गियर के साथ शाफ्ट का जो मोशन होता है, उस टाइम जो फ्रिक्शन जनरेट होता है, उस फ्रिक्शन को हम लोग रिड्यूस करते हैं बियरिंग देके, बॉल बियरिंग देके, रोटेशनल बियरिंग देके हम लोग उस फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं, वो हीट को हम लोग रिड्यूस करते हैं और हम लोग ऑपरेशन को स्मूथ करते हैं। तो यहाँ पे भी गियर पंप में वेयर प्लेट का जो कॉन्सेप्ट है वो सेम है। ये क्या करता है, ये बियरिंग जैसे बियरिंग जो हम लोग यूज करते हैं, जो बियरिंग का कॉन्सेप्ट है वो सेम कॉन्सेप्ट वेयर प्लेट के लिए है। ये वेयर प्लेट क्या करते हैं, जब गियर रोटेट करता है, रोटेशन की वजह से ऑयल के साथ कनेक्शन की वजह से जो फ्रिक्शन जनरेट हो सकता है, जो मोशन जनरेट होना चाहिए, वो फ्रिक्शन और मोशन को, वो हीट को रिड्यूस करने के लिए हम लोग ये वेयर प्लेट का यूज करते हैं, व्हिच विल गिव सम सुपीरियर बियरिंग क्वालिटी। ओके, सो नेक्स्ट लाइन, बहुत सारा पंप ऐसा होता है कि इसमें इस वेयर प्लेट नहीं रहता है, तो उसमें ये बियरिंग क्वालिटी को मतलब लाने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? हम लोग यूज करते हैं कास्ट आयरन। देखो ध्यान देना, मेरा लैंग्वेज में मैंने क्या बोला कि वेयर प्लेट का पोजीशन बिटवीन कवर प्लेट एंड गियर्स, वेयर प्लेट का फंक्शन टू प्रोवाइड कांटेक्ट सरफेस ऑफ सुपीरियर बियरिंग क्वालिटी, जो मैंने यहाँ पे दिखाया हो कि हीट रिड्यूस करने के लिए, फ्रिक्शन रिड्यूस करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। बट बहुत सारा पंप में क्या होता है, कास्ट मतलब वेयर प्लेट यूज नहीं करते हैं, हम लोग वहां पे डायरेक्ट कास्ट आयरन को यूज करते हैं या कास्ट आयरन का कवर प्लेट यूज करते हैं, कास्ट आयरन यूज करते हैं या कास्ट आयरन का कवर प्लेट यूज करते हैं, which also gives superior bearing quality, which also gives superior bearing quality. Which also gives superior bearing quality. तो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, वेयर प्लेट एंड होल्स के बीच, जो शाफ्ट का जो होल्स है उसके बीच जो क्लियरेंस है, वो क्लियरेंस फिर जनरेट होने के बावजूद भी कभी कभी हम लोग यहाँ पे फ्रिक्शन होता है, वो फ्रिक्शन को हम लोग रिड्यूस करने के लिए हम लोग ये वायर प्लेट को यूज करते हैं, राइट। उस नेक्स्ट क्या है कि ऑयल जो मेरा प्रेशर एग्जर्ट करता है अगेंस्ट द वायर प्लेट, मतलब जब भी हम लोग का गियर जो रोटेशन होता है उसकी वजह से जो ऑयल इस चेंबर के अंदर रहता है, वो चेंबर के अंदर का ऑयल के ऊपर जो प्रेशर जनरेट हुआ, वो प्रेशर क्या करता है, वायर प्लेट के अगेंस्ट में एग्जर्ट होता है। क्योंकि जब देखो यहाँ पे गियर, मान लो ये मेरा कौन सा गियर था, 1 नंबर 3 नंबर मेरा था
ड्राइविंग गियर, 4 नंबर ड्राइवर गियर। मान लो ये मेरा अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो ये मेरा क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, ये गियर अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो ऊपर वाला गियर क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। जब क्लॉकवाइज गियर रोटेट करेगा तो ऑयल के अंदर एक प्रेशर जनरेट होगा, वो प्रेशर जो जनरेट हुआ, पहला ही वो प्रेशर, ऑयल का वो प्रेशर किसके ऊपर सबसे ज्यादा पड़ेगा, ये वेयर प्लेट के ऊपर सबसे ज्यादा पड़ेगा। तो ये वेयर प्लेट को बेसिकली उतना हार्ड एंड टफ होना चाहिए जिसके वजह से वो प्रेशर जनरेट होने के बावजूद भी इसमें कोई कोरोजन या कोई टाइप ऑफ एरर नहीं आना चाहिए। इसीलिए हम लोग बेसिकली कास्ट आयरन कवर प्लेट यूज करते हैं कोई कोई पंप में, या तो हम लोग दूसरा में भी कभी कभी हम लोग एल्यूमिनियम का वेयर प्लेट यूज करते हैं। तो हम लोग का ये वेयर प्लेट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ड्यू टू द कंप्रेशन ऑफ द गियर टू द फ्लूइड, when the pressure is exceed on the fluid, that fluid exerts some pressure into the wear plate, and this wear plate absorb this pressure and maintain the pump to for the smoothly operation. So these are the concept of the wear plate, right? Next point is, अगर कोई आइसोलेट एरिया के ऊपर वेरिंग प्रेशर क्रिएट करना चाहता है तो वो हम लोग न्यूट्रलाइज भी कर सकते हैं। मतलब मान लो ये आइसोलेट एरिया है, कोई ऑयल नहीं जा रहा है, मान लो हम लोग को वेयर प्लेट का स्ट्रेंथ देखना है तो हम लोग मान लो क्या करते हैं, मोटर को हम लोग कोई अंदर में कोई ऑयल को हम लोग नहीं दिए, हम लोग गियर को नॉर्मल रोटेट किए, ड्राइवर गियर को, और उसकी वजह से मेरा ड्राइविंग गियर मेरा नॉर्मल रोटेट हुआ। ड्राइवर गियर जब नॉर्मल रोटेट हुआ तो ड्राइविंग गियर नॉर्मल रोटेट हुआ, तो जो वो फ्रिक्शन जनरेट हुआ, वो जो दोनों गियर के बीच जो फ्रिक्शन जनरेट हुआ, जो हीट जनरेट हुआ, वो हीट क्या कर रहा है, वेयर प्लेट के ऊपर पड़ रहा है। अगर वो वेयर प्लेट उसको कंसीव कर सकता है, वो एब्जॉर्ब कर लेता है, तब वो वेयर प्लेट को हम लोग प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में यूज कर सकते हैं। अगर वो नहीं कर पाता, अगर टूट जाता है तो हम लोग उस मटेरियल का वेयर प्लेट को हम लोग यूज नहीं करते। तो अगर हम लोगों को वेयर प्लेट के बारे में बोला जाता है, देखो गियर पंप का बहुत सारा पॉइंट्स है, जैसे मैं पिछला क्लास में पढ़ाया था, पंपिंग एक्शन पढ़ाया हूँ, ट्रैप्ड ऑयल पढ़ाया हूँ, प्रेशर बैलेंसिंग पढ़ाया हूँ, आज मैं वेयर प्लेट पढ़ा रहा हूँ, नेक्स्ट मैन्युफैक्चरिंग रेंज एंड मैन्युफैक्चरिंग रिक्वायरमेंट्स में पढ़ाऊंगा। तो गियर प्लेट के बारे में कुछ भी बोलेगा या कोई भी चीज हम लोग को मतलब एक्सप्लेनेशन करने बोलेगा तो हम लोग बस स्मॉल में डायग्राम ड्रॉ करेंगे और पॉइंट वाइज उसका हम लोग डिफाइन करते हैं कि ये इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसका फंक्शन क्या है, ये क्यों यूज होता है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ दिस। तो ये सब चीज हम लोग को ध्यान देना पड़ेगा। हम लोग को टोटल थ्योरी बुक में जितना बड़ा करके थ्योरी दिया हुआ है, हम लोग को वो थ्योरी लिखने में ज्यादा टाइम भी लगेगा एग्जामिनेशन में, और वो थ्योरी अगर पूरा लिखोगे तो इसमें क्या होगा कि तुम लोग मे भी वहां पे गलत लिख सकते हो। तो कोशिश करना जो भी हम लोग पॉइंट वाइज मैं कोशिश पढ़ा रहा हूँ वो पॉइंट को डिफाइन करने की कोशिश करना। अगर पॉइंट को डिफाइन कर पाओगे तो बहुत अच्छी तरीके से हम लोग इंडस्ट्रियल फ्लूइड पावर में मार्क्स को हम लोग गेन कर पाएंगे, ठीक है। और एक स्मॉल पॉइंट क्या है, थोड़ा सा समझ लो। जब हम लोग पिछला क्लास में पढ़े थे प्रेशर बैलेंसिंग की, इनलेट सरफेस एरिया, इनलेट पोजीशन में जो प्रेशर रहता है सक्शन के नियर बाय एरिया में सॉरी जो प्रेशर रहता है डिलीवरी का नियर बाय एरिया में, उससे बहुत ज्यादा प्रेशर रहता है। तो ये जो प्रेशर अनबैलेंसिंग होता है, प्रेशर अनबैलेंसिंग की वजह से गियर का तीत में भी प्रेशर पड़ता है, गियर का तीत में प्रेशर पड़ने की वजह से वेयर प्लेट में प्रेशर पड़ता है। तो ये जो प्रेशर अनबैलेंसिंग होता है डिलीवरी पंप का एरिया में जो प्रेशर अनबैलेंसिंग होता है, मैं पहले ही बोला था, एक सैलो डिशेस यूज करते हैं वो प्रेशर को बैलेंस करने के लिए। बाकी जो एक्सेस प्रेशर या तो हम लोग बाईपास यूज करते हैं या तो हम लोग डक्ट यूज करते हैं वो प्रेशर को बैलेंस करने के लिए। बाकी जो एक्स्ट्रा प्रेशर जो चेंबर के अंदर ही एग्जर्ट होता है ऑयल से, वो चीज ये वेयर प्लेट को हम लोग यूज करके हम लोग वो प्रेशर को रिलीज कर सकते हैं। अगर मान लो 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मुझे प्रेशर चाहिए, बट ड्यू टू द गियर मोशन ऑयल का प्रेशर 7 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो गया है, तो हम लोग ये 2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो मेरा एक्सेट प्रेशर हुआ, उस प्रेशर की वजह से गियर का टीथ में भी प्रॉब्लम हो सकता है, डिलीवरी पाइप में भी ज्यादा इफेक्ट आ सकता है। तो उसके लिए हम लोग सैलो डिशेस यूज करते हैं, डक्ट यूज करते हैं, वॉल्व यूज करते हैं, साथ में ये वेयर प्लेट भी यूज करते हैं ताकि वो प्रेशर को एब्जॉर्ब कर पाए, और वो प्रेशर एब्जॉर्ब करने की वजह से जो वेयर प्लेट का कोई मूवमेंट ना हो, वो न्यूट्रल रहे, वो फ्लैट रहे, उसमें कोई इफेक्ट ना आए। तो हम लोग वही ये सारा चीज को देखने के बाद हम लोग कौन सा मटेरियल का वेयर प्लेट गियर पंप के लिए बेहतर होगा वो हम लोग डिफाइन करते हैं। So these are my wear plate concept कि why wear plate should be used,
why wear plate, what is the position of the wear plate, and how the wear plate gives the superior bearing quality. This has already described in this class. Okay, so now I will describe the manufacturing requirements and the manufacturing range of the gear pump. Now, what are the manufacturing requirement for producing or making gear pump? I will discuss. First one, I will write clearance range. क्योंकि पाइप में अगर हम लोग कोई क्लियरेंस रेंज नहीं देंगे तो मे बी जो हम लोग का जो ऑयल का हम लोग को प्रेशर जनरेट हो सकता है या जनरेट हम लोग करना चाहते हैं वो तो मेरा जनरेट होगा, बट ड्यू टू सम एनी अनअवॉइडेबल सिचुएशन अगर मेरा प्रेशर वो बढ़ जाता है तो मुझे ये क्लियरेंस रेंज देना बहुत जरूरी है। अगर हम लोग पंप के अंदर कोई क्लियरेंस रेंज नहीं देते हैं तो वो प्रेशर बढ़ के मे बी पंप को तोड़ सकता है, पंप का मटेरियल में कोई कोरोजन हो सकता है, कोई एरर आ सकता है, तो इसलिए क्लियरेंस रेंज बहुत जरूरी है। तो मैन्युफैक्चरिंग रिक्वायरमेंट का जो क्लियरेंस रेंज है वो है फर्स्ट 0.025 मीटर डायमीटरल end clearance should be given. 0.025 meter diametral end clearance should be given for the clearance should be given for 25 millimeter diameter gears. 25 millimeter diameter gears. तो 25 mm डायमीटर गियर के लिए मुझे 0.025 mm डायमीटरल इन क्लियरेंस रखने का बहुत जरूरी होता है। अगर ये 26 mm होगा तो ये 0.026 mm होगा, 27 mm होगा तो 0.027 होगा, 40 mm होगा तो 0.4040 mm होगा। अगर यहाँ पे जितना बढ़ता जाएगा यहाँ पे उतना क्लियरेंस रेंज हम लोगों को देना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, 0.1 mm to 0.125 mm end clearance should be given. End clearance should be given, right? मतलब इस 0.025 mm 0.025 मीटर mm डायमीटरल क्लियर इन क्लियरेंस मतलब क्या है कि अगर मेरा मान लो ये मेरा गियर है, ये मेरा अगर गियर है और यहाँ पे अगर ये मेरा एक गियर है, राइट, तो ये दोनों गियर का जो डायमीटर के बीच गैप देना कितना होगा 0.025 mm डायमीटरल इन क्लियरेंस देना पड़ेगा, डायमीटरल इन क्लियरेंस देना पड़ेगा। और 0.1 mm टू 0.125 mm इन क्लियरेंस जो चेंबर होता है वो चेंबर के साथ वो या तो वेयर प्लेट यहाँ पे इस तरीके से लगा हुआ रहता है ना, ये जो वेयर प्लेट यहाँ पे लगा हुआ रहता है, तो ये वेयर प्लेट के साथ जो एंड क्लियरेंस होगा वो एंड क्लियरेंस है 0.1 mm टू 0.125 mm एंड क्लियरेंस यहाँ पे देना पड़ेगा। नेक्स्ट 0.150 mm डायमीटरल क्लियरेंस पंप। थर्ड पॉइंट देखो, मैं कुछ स्पेसिफाइड गियर के लिए मैं बोल रहा हूं 0.150 mm diametral clearance, not in clearance, diametral clearance should be given for 90 mm diameter gears, for 90 mm diameter gears should be given for 90 mm diameter gear. ओके, तो ये मेरा क्लियरेंस रेंज हुआ। अब मेरा होगा गियर का मैं मैन्युफैक्चरिंग रिक्वायरमेंट्स में क्या है वो देखूंगा। गियर का मैन्युफैक्चरिंग रिक्वायरमेंट क्या है? फर्स्ट 14.5 डिग्री मतलब 14.5 डिग्री से लेकर 20 डिग्री इनवॉल्यूट टीथ होना चाहिए। मतलब इनवॉल्यूट टीथ का एंगल जो होगा गियर का वो होना चाहिए 14.5 डिग्री से 20 डिग्री के बीच, ये मुझे ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट इज 23.5 से लेकर 28.5 डिग्री, 23.5 से लेकर 23.5 डिग्री टू 28 डिग्री
एंगल होता है मोस्ट ऑफ द केसेस, मोस्ट ऑफ द केसेस, मोस्ट ऑफ द केसेस फॉर मैक्सिमम, मतलब गियर का जो तीत होता है, ये जो तीत, ये जो एक तीत, दो तीत, यहाँ पे 3 नंबर, 4 नंबर, 5, 6, 7, ये जो तीत के बीच, ये जो तीत का जो एंगल होता है, इन्वॉल्यूट तीत, यहाँ पे देखो एक एंगल मेंशन हुआ है, यहाँ पे सब जगह में एक एंगल मेंशन हुआ है, ये जो एंगल इन्वॉल्यूट तीत का जो एंगल होना चाहिए वो 14.5 डिग्री से 20 डिग्री होना चाहिए, और ज्यादा मैक्सिमम अगर हम लोग जाएंगे वो 23.5 डिग्री टू 28 डिग्री होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, 23.5 डिग्री टू 23.5 डिग्री टू 28 डिग्री होना चाहिए। अगर मेरा ये एक तीत है, ये 23.5 डिग्री टू 28 डिग्री मैक्सिमम केस में हम लोग इसको कंसीडर कर सकते हैं। सो दीस आर माय गियर्स मैन्युफैक्चरिंग रिक्वायरमेंट। एंड लास्ट पॉइंट इज 11 to 15 teeth through 8 or 9 gears are also used. Third, 11 to 15 teeth maximum, 11 to 15 teeth through 8 or 9 gears also used, through 8 or 9 gears also, 8 or 9 gears also used, right? So इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे हम लोग बेसिकली 2 गियर को हम लोग डिफाइन कर रहे हैं। तो अगर हम लोग 8 या 9 को गियर को अगर हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो उसके लिए हम लोग मैक्सिमम 11 से लेकर 15 तीत के बीच में गियर को हम लोग रखेंगे। सो these are my some manufacturing requirements of the gear pump. First one is clearance range. 0.025 mm diametral end clearance should be given for 25 meter diameter gears. 0.1 mm to 0.125 mm end clearance should be given. 0.150 mm diametral clearance should be given for 90 mm diameter gears. And the gear for the gears requirement, 14.5 degree to 20 degree involute teeth should be given. 23.5 degree for the maximum cases for the heavy power operation or heavy pressure generating operation. 23.5 degree, 28 degree, most of the cases maximum should be considered, and 11 to 15 teeth through 8 or 9 gears also used. इसका मतलब है अब हम लोग यहाँ पे दो गियर के बेसिस में गियर पंप को शो कर रहे हैं। अगर हम लोग वहाँ पे 8 या 9 गियर को अगर हम लोग इस्तेमाल करते हैं या यूज करते हैं फॉर जनरेटिंग सम प्रेशर, सो दैट टाइम 11 to 15 teeth through 8 or 9 gears should be required for the generating the heavy pressure. So these are my manufacturing requirements. Now I will discuss about the manufacturing range. So next my topic is manufacturing range. Manufacturing range में देखो क्या होता है कि certain parameters has already given for this manufacturing of gear pump. Here I am showing the characteristics of gear pump. Characteristics of gear pump. Okay, this diagram given some characteristics of gear pump. From this diagram we can define what are the characteristics of the gear pump, what are the perfect situation, is this gear pump has given some good efficiency or is this gear pump have given some bad efficiency, we can define. So at first I will discuss some manufacturing ranges. The first manufacturing ranges is for continuous pressure. Why what is the maximum output from the gear pump, that is called the manufacturing range. For getting why we use this gear pump, for getting maximum pressure of 200 bar. Do you imagine our atmospheric pressure is 1 bar, 1.01325 atm atmospheric pressure, that is our atmospheric pressure जो अभी हम लोग वायुमंडल के अंदर है उसका जो atmospheric pressure है 1.01325। बट यहाँ पे जो फॉर गेटिंग मैक्सिमम प्रेशर, मतलब गियर पंप से हम लोग कितना प्रेशर मैक्सिमम प्रेशर गेन कर सकते हैं, दिस इज 200 बार। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्रेशर रेंज?
what is the pressure range, this is maximum, this is the ideal. So ideal तो कोई मशीन से तो हम लोग को आइडियल चीज नहीं मिलता है, बट हम लोग को इसके बेसिस में चलना चाहिए, बिकॉज दिस इज माय फैक्टर ऑफ सेफ्टी, FOS जो हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में देखे थे, फैक्टर ऑफ सेफ्टी 200 बार मैक्सिमम मिल सकता है, लेकिन बेसिकली जो क्या रेंज, मतलब बेसिकली हम लोग को क्या मिलता है, मतलब क्या रेंज में हम लोग को प्रेशर मिलता है, दैट इज 10 बार टू 100 बार, ये मेरा मिनिमम रेंज है, ये मेरा मिनिमम रेंज है। कितना मिनिमम मिल सकता है, 10 बार टू 100 बार, दिस माय मिनिमम रेंज, मैक्सिमम प्रेशर 200 बार। इसका मतलब 100 बार से 100 बार से 200 बार तक, ये दोनों के बीच जो डिफरेंस है 100 बार का, ये 100 बार में हम लोग परफेक्टली एक गियर पंप से हम लोग को ये परफेक्ट प्रेशर हम लोग को गेन हो सकता है। So this is the minimum range of the gear pump. This is the maximum pressure of the gear pump for the manufacturing of gear pump. Next is speed of rotation from 400 to 500 RPM. Speed of rotation from 400 to 500 RPM. इसका मतलब है जो दो गियर जो मूव करेगा, गियर का जो स्पीड, गियर का जो मोशन, वो किसके द्वारा मिलता है, वो मोटर का शाफ्ट के द्वारा मिलता है। तो वो स्पीड ऑफ द रोटेशन कितना होना चाहिए, मैक्सिमम 400 टू 500 RPM। ये मेरा मिनिमम स्पीड ऑफ द रोटेशन है, ये मेरा मिनिमम स्पीड ऑफ द रोटेशन है। मैक्सिमम स्पीड ऑफ द रोटेशन इज स्पीड ऑफ रोटेशन, ROTATION, maximum speed of the rotation, which is my maximum, is 3000 to 6000 RPM, 3000 to 6000 RPM। नेक्स्ट मैक्सिमम फ्लो रेट कितना हो सकता है, मैक्सिमम फ्लो रेट मतलब Q, डिस्चार्ज, मैक्सिमम फ्लो रेट 300 लीटर पर मिनट, मिनिमम फ्लो रेट 3 to 100 liter per minute. So these are the points which are used, or which are the parameters for manufacturing of a gear pump, and these points are called manufacturing range. First one, for getting maximum pressure, कितना प्रेशर हम ऑयल के अंदर जनरेट कर सकते हैं गियर पंप के थ्रू से, 200 बार। मिनिमम कितना जनरेट कर सकते हैं, 10 बार टू 100 बार। स्पीड कितना जनरेट कर सकते हैं, 400 टू 500 RPM, दिस इज मिनिमम स्पीड। और मैक्सिमम स्पीड कितना होना चाहिए, 3000 टू 6000 RPM। मैक्सिमम फ्लो रेट कितना होना चाहिए, 300 लीटर पर मिनट, एंड मिनिमम फ्लो रेट कितना होना चाहिए, 3 टू 100 लीटर पर मिनट। दिस आर द मैन्युफैक्चरिंग रेंज। नाउ आई विल डिस्क्राइब दिस ग्राफ। देखो यहाँ पे जो एक्स एक्सिस में दिया हुआ है, दैट इज प्रेशर, 0 बार, 5 बार, 10 बार, 15 बार, 20 बार, 25 बार, 30 बार। यहाँ पे जो दिया हुआ है, दैट इज माय फ्लो रेट, 5 लीटर पर मिनट, 10 लीटर पर मिनट, 15 लीटर पर मिनट, 20 लीटर पर मिनट, 25 लीटर पर मिनट, 30 लीटर पर मिनट। So here it is 10 बार टू, देखो मिनिमम प्रेशर रेंज कितना बोला गया है, 10 बार टू 100 बार, तो ये 10 बार मिनिमम रेंज से लेकर आगे जा रहा है। और मिनिमम डिस्चार्ज कितना बोला है, 3 टू 100, तो 3 मतलब मान लो ये पोजीशन मेरा 3 है, तो यहां से लेकर 100 तक आगे जा रहा है। तो मैं एक सर्टेन कंडीशन बोल रहा हूं कि जब मेरा डिस्चार्ज 25 लीटर पर मिनट हो रहा है गियर पंप के अंदर, ये मेरा डिस्चार्ज है 25 लीटर पर मिनट हो रहा है गियर पंप के अंदर, उस टाइम प्रेशर पहला कंडीशन में 0 टू 5 जितना प्रेशर बढ़ रहा है, वो आहिस्ता आहिस्ता देखो कर्व पे थोड़ा सा नीचे की तरफ जा रहा है। कर्व का जो एक्सिस है, वो एक्सिस नीचे की तरफ जा रहा है, कर्व का जो ग्रेजुएशन है, वो ग्रेजुएशन नीचे की तरफ है। इसका मतलब है ऑब्वियसली ये जो गैप एक्चुअल में कितना होना चाहिए, 25 बार में ये लाइन ऑब्वियसली स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, क्योंकि जितना मेरा डिस्चार्ज होगा उतना मेरा प्रेशर बढ़ना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, वो ग्राफ मेरा नीचे आ गया है। इसको हम लोग बोलते हैं कि फेवरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स, फेवरेबल सिचुएशन ऑफ द गियर पंप। इसमें मैक्सिमम लॉस कितना हो रहा है मेरा, 10 टू 12% लॉस हो रहा है। मतलब प्रेशर जनरेट होना चाहिए था 25, प्रेशर जनरेट होना चाहिए था 25 लीटर मिनट के लिए, प्रेशर जनरेट होना चाहिए था 25, जब प्रेशर 25 या 30 जो जनरेट होना चाहिए था, वो एक्चुअल में नहीं जनरेट होके 10 टू 12% यहाँ पे लॉसेस हो रहा है।
But what is the unfavorable characteristics? If when we are giving 25 liter per minute, that time the pressure is if continuously decreasing, continuously उसका जो gradient है वो continuously decreasing हो रहा है, उस कंडीशन में इसका मतलब है ये सबसे ज्यादा amount of losses हो रहा है हर एक प्रेशर में। 25 में मेरा इतना लॉस, 30 में मेरा इससे ज्यादा लॉस, 20 में थोड़ा सा कम, 10 में उससे ज्यादा कम, 15 में 10 में उससे ज्यादा कम। तो जितना मेरा प्रेशर मैं बढ़ाने का कोशिश करूंगा उतना मेरा लॉसेस कमता जाएगा, जितना प्रेशर बढ़ाता जाऊंगा उतना मेरा लॉसेस बढ़ता जा रहा है। सो दिस डॉटेड ग्राफ इज कॉल्ड अनफेवरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द गियर पंप। इसका मतलब इस तरीके का गियर पंप इज रिजेक्टेड ड्यू टू द मैक्सिमम प्रेशर लॉस और ड्यू टू द मैक्सिमम हेड लॉस, but this type of gear pump is accepted due to the minimum head loss or minimum pressure loss, which is 10 to 12%. So this graph is called the favorable characteristics and this dotted graph is called the unfavorable characteristics. So if in a semester question it has given what are the manufacturing ranges of the gear pump, we have to write these 5 points for maximum flow rate, minimum flow rate, speed of the rotation, maximum speed and minimum speed, maximum pressure and minimum pressure, and we have to describe this curve for the favorable characteristics and unfavorable characteristics of the gear pump. So now I am concluding my class and thank you for attending my class. If you have any queries you can ask me, and you have to join the Moodle and click the link and you will get all my video lectures, all that instructional material for this gear pump in YouTube. And thank you for attending my lecture. Have a nice day, stay home and safe life. Thank you.